गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। बड़े इंटरेस्टिंग ट्यूटर, हम बड़े बेहतरीन ट्यूटर, लेकिन वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन टॉपिक यही है जो आजकल गर्दिश में है, पूरी दुनिया के ज़ुबान ज़द आम है। फ़लस्तीन इसराइल खान साहब की वीडियो है। इसराइल फ़लस्तीन कन्फ्लिक्ट, हमास पर, क्योंकि हमास बड़ी आजकल चर्चा में है जिस तरह उसने अटैक किया। तो पहले देखते हैं वीडियो, थोड़ी सी लेंथी, कोशिश करेंगे कि एक ही नशिस्त में से मुकम्मल कर सकेंगे। ना हो सके तो पार्ट 1 करेंगे और पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 अच्छा लगा तो पार्ट 2 ज़रूर करेंगे। तो कोशिश करूँगा कि ये एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है, 33 मिनट्स की वीडियो है। तो इस पर रिएक्शन भी फिर ज़ाहिर बात इतना लंबा हो जाएगा। तो आपकी बोरियत से बचाने के लिए ऐसा हो सकता करें। पर चलते हैं वीडियो का टाइटल तो हमने बता दिया, हमास यानी कि फ़लस्तीन इसराइल कन्फ्लिक्ट पर पूरी डिटेल के साथ वीडियो होने वाली है। देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू। जय हिंद। हमेशा से विवादों में रहा इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है वो फिर से गर्मा गया। इसमें किसकी ज़्यादा गलती है, इजराइल की है या फिलिस्तीन की है? इसमें हमास कौन होता है, गाजा पट्टी क्या है, वेस्टर्न बैंक जेरूसलम पे विवाद क्यों हो रहा है और इसमें कौन सही है, और भारत को किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं देना चाहिए, इससे भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको हम समझते हैं। देखिए, जो इजराइल और फिलिस्तीन है ये मिडिल ईस्ट में आते हैं। सब मिडिल ईस्ट एशिया का लास्ट हो जाता है, ये वाला एरिया हो जाता है। तो आप देख सकते हैं भारत से दूरी भी अच्छी खासी है। ये एरिया पूरी तरह से मुस्लिम कंट्रीज के बीच में है यहाँ पर, और यहाँ इजराइल है इसी के बीच में। इसको अगर पास करके हम इस एरिया को देखते हैं यहाँ से, तो आप इस तरह से देखेंगे। ये हमारा इंडिया हो गया, इंडिया से पाकिस्तान, ईरान, और उसके बाद ये वाला एरिया आ जाता है इजराइल का। इजराइल इसी में है आपका फिलिस्तीन। हालांकि पहले ये फिलिस्तीन था, उसके ऊपर इजराइल को बसाया गया। तो स्टार्टिंग से वहाँ पर जो कंट्री थी वो फिलिस्तीन थी। हालांकि वहाँ पहले से भी यहूदी लोग रहते थे, बट एक देश का कंसेप्ट उनके पास नहीं था। वो वहाँ रहते थे, बहुत कम संख्या में रहते थे। अब देखिए, ये सारे खेल के पीछे ये इंग्लैंड वाले हैं सब। ये ससुरे क्या बोलेंगे सब किसी को नहीं पता है, और हम लोग से बेहतर इनको कौन जानता है। हम लोगों के ऊपर इन्होंने 200 साल तक शासन किया है। जलियांवाला बाग से हत्याकांड से लेकर, चाहे वो फांसी देना हुआ भगत सिंह को, चाहे वो सेलुलर जेल हुआ, हम लोग इनकी पूरी तरह रहन से वाकिफ है। द्वितीय विश्व युद्ध चालू हुआ तो इन लोगों ने कुछ ऐसे सरदर्द दे गए हैं जो दुनिया में कभी खत्म नहीं होंगे। मिडिल ईस्ट में क्या किया इन लोग ने, जहां पहले फिलिस्तीन था, फिलिस्तीन को बांट दिया। कहा कि भैया इजराइल भी रहेगा और फिलिस्तीन भी रहेगा। 2 देश यहाँ बना दिया, इजराइल और फिलिस्तीन। कहाँ बैठे बैठे इन लोगों ने, लंदन में बैठ गए। कोई चीज़ अच्छी आ रही है, तोरे बारे में बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये 2 भाग में यहाँ बांट दिया, और हमेशा से ये लड़ाई होती है। और ये लड़ाई किस तरह से, आप अपने पे समझिए। हमारा अखंड भारत देश था, 1900 इनको बांटा 1948 में यहाँ पर, और हम लोग को ठीक 1 साल पहले बांटे थे, 1947 में। भारत इंडिया था और ये पाकिस्तान। तो इंडिया पाकिस्तान का विभाजन कर दिया सब, और हम लोग के बगल में एक तो बवासीर छोड़ के चला गया सब 1947 में, और अभी ये बवासीर भगंदर हो गया है। आप खुद समझिए, क्या ये लड़ाई हम लोग के बीच की जो इंडिया पाकिस्तान का इंटेंशन है, इतना मतलब बॉर्डर डिस्प्यूट रहता है, खास करके कश्मीर इशू को, टेररिस्ट आतंकवाद को लेकर, कभी सॉल्व होने वाला लगता है? नहीं लगता है। ऐसे ही इन लोगों ने यहाँ किया। अब हम लोग को इस कचड़े में पड़ना नहीं है। पहले आप समझिए कि ये लड़ाई जानबूझ के लड़ाई जा रही है, ताकि ये और अमेरिका वाले लोग हथियार बेच सके। वरना भारत पाकिस्तान में इन्हीं लोग का देन है, और अगले साल यहाँ पे देन है। देखिए, IP यहाँ पे इजराइल फिलिस्तीन, और IP इंडिया पाकिस्तान। ये सब बैठ के कहाँ से हो रहा था, लंदन से। ससुरा IPL खेल दिया सभी से। बहुत होशियार है सब। तो आप पर्दे के पीछे के सीन को समझिए, चल क्या रहा है। जो अभी हो रहा है इसको मत देखिए, उसे देखिए जो नहीं दिख रहा है। अब 1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इजराइल भी रहेगा, तो बवाल होगा। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये लोग जहां मार करते थे, वहां पर इन्होंने अपना एक मुखौटा रख दिया था। उसका नाम है UNO। आज भी ये UNO फेमस है किसी भी चीज को बर्बाद करने के लिए। 1948 का हम लोग का कश्मीर इशू अभी तक इस गधे से सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना पागल संस्था है कि किसी चीज को ये चौपट कर देगा UNO में। तो जानबूझ के इन्होंने मुसलमानों से कहा कि चलो चलो तुमको हम UNO में ले जाते, वही फैसला करेगा।
बचपन में आप कहानी सुने होंगे कि किसी ब्रेड के लिए दो बिल्ली लड़ रही थी तो बंदर आया उनको फैसला करने, सारा ब्रेड अपने खा लिया। तो यूएनओ ने कहा कि देखो भैया, जो बेल्फोर डिक्लेरेशन है उसके तहत इजराइल बनेगी, और इसने एक मील आयोग को बना दिया और इसने कहा कि देखो भैया इजराइल बन जाएगा, और इजराइल की स्थापना कर दिया 14 मई 1998 को। इस दिन इजराइल की स्थापना हो गई। जो फिलिस्तीन पूरा फिलिस्तीनियों का था, जो मतलब वहां मुस्लिम लोग रहते थे, उसको इन्होंने डिवाइड कर दिया 1948 में, और क्या कर दिया, 48% दिया फिलिस्तीन को, 48% फिलिस्तीन को दिया, 44% इजराइल को दिया। यहां पर देखिए, जबकि इजराइल का यहाँ पे उस समय तक नहीं था यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, जेरूसलम जो राजधानी थी उसको कहा कि देखो, ना ये फिलिस्तीन की राजधानी रहेगी ना ये इजराइल की राजधानी रहेगी, ये यूएनओ के कंट्रोल में रहेगा। 8% का एरिया यूएनओ के कंट्रोल में। जैसे ये बात हुआ, अरब देशों ने कहा कि हम ये होने नहीं देंगे, फिलिस्तीन ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मार होगा, ससुरा स्टार्टिंग स्थापना हुआ, युद्ध चालू हो गया। वो तो भारत भी झेल चुका है, 1947 में आज़ाद हुए, मार हो गया। पहली लड़ाई 1947-48 की थी हम लोग की, वही इसके साथ हुआ। इजराइल ने इन लोग को पकड़ के धो दिया, 6 देश आए थे लोग मारने, सबको पकड़ के धो दिया। रीजन क्या है कि ये लोग जो अरब देश के मुस्लिम कंट्री थे, ये जंग लड़ रहे थे जंग को जीतने के लिए, जबकि इजराइल के यहूदी लोग जंग लड़ रहे थे अपना अस्तित्व बचाने के लिए। उन्हें पता था कि अगर ये युद्ध हारेंगे तो हम ये युद्ध नहीं हारेंगे, ये पृथ्वी हार जाएंगे, फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए वो युद्ध को जीत गए। अब यहां पर यूएनओ को क्या मतलब बना कि जेरूसलम पर अपना कब्जा रखने का, तो इसके लिए कारण है जेरूसलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। जैसे ये देखिए, ये जो इजराइल है अभी नक्शा, तो इसमें जो ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है ये दिया गया था फिलिस्तीन को, जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है वो इजराइल के पास, और जो रेड दिख रहा है वो जेरूसलम है। जेरूसलम को जूम करके देखेंगे तो इस तरह का नक्शा आता है। यहाँ 3 पवित्र धर्म रहते हैं। ईसाइयों का मान्यता है कि उनके जो ईसा मसीह का जन्म बैतलहम में हुआ था, वो बैतलहम जगह जेरूसलम में है। यहूदी जो अभी वर्तमान में इजराइल में रहते हैं, उनका कहना है कि उनके सारे लोग यहीं से सुने, उनका मूल स्थान यही है। और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद यही है। यानी ये 3 धर्मों का पवित्र स्थल है जेरूसलम, इसे होली लैंड कहते हैं। बात समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था। ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं, 48 से पहले, 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए, आधा फिलिस्तीन यहाँ दिया है, थोड़ा सा यहाँ दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहाँ दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया। इन लोग का पहले से प्लान था। ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने। जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये छितरा जाएगा, उधर वो छितरा जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया। देखिए, इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहाँ बच गया, यहाँ बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले दे के 12% फिलिस्तीन बचा है। तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था, अभी वो 12% है, और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं, कि हमारा देश तुम हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है। फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। और जो हमला हो रहा है वो बेसिकली हमला इस गाजा पट्टी से हो रहा है, अभी आगे समझाएंगे। वो भी हमला हो रहा है और वो हमास कर रही है, आर्मी नहीं कर रही है। हमास वहां के हिसाब से एक आतंकवादी संगठन है, इजराइल के हिसाब से वो हमला कर रही है, न कि फिलिस्तीन की आर्मी। फिलिस्तीन वालों के पास पत्थर रहता है मारने के लिए, और हमास जो है आतंकवादी संगठन, वो रॉकेट मारता है। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ, और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो। और ये लोग जरूर, ये लोग समझेंगे नहीं, ये लोग ताव में आ जाएंगे तुरंत। इतना बड़ा था फिलिस्तीन। देखिए, फिलिस्तीन समेटते गया, वो काला वाला एरिया जो है वो यहूदी का है, मतलब वो इजराइल है। धीरे धीरे देखिए ये निपट गए, इतनी सा बचे हैं, लग रहा है बस प्रसादी के हिसाब से बचे हैं। देखिए, इतना पहले पूरा था, इतना हो गया। अब इजराइल का मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। इजराइल कहता है कि भाई फिलिस्तीन वालों को हम तोरा उकसाएंगे, कोचेंगे, और तू कोचा जाएगा, तू आएगा पत्थर मार दे, हम फोड़ देंगे, तुमको तबाही करेंगे। हमास खूब से खूब करेगा तो गली मोहल्ले पे हमला कर देगा, कार और जला देगा, यही रॉकेट में करेगा। और उसके बाद से उसके पास एयरफोर्स है, वो आएगी, मारेगी, जमीन कब्जा करेगी। जब जब लड़ाई हुआ है तब तक हार फिलिस्तीनियों की हुई है और उत्तेजना होगी यहाँ पर। अब इसका मेन कारण कहाँ से हुआ, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, मुसलमानों में ना
3 पवित्र स्थल है, जिसको आप 2 ठो को जानते हैं। जैसे कॉमन लोग यही मतलब फेमस है, एक मक्का और एक मदीना। ये 2 दिखता है, हालांकि ये इतना छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा। जैसे ये मक्का है, मक्का को देखेंगे तो बहुत बड़ा है ये यहाँ पे। यही जो छोटा सा आपको दिखाया जाता है ये मक्का, जबकि ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आ जाता है मक्का। यहाँ पर यहीं पे हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, यहाँ पे हज करने। ये पूरा मक्का है, बहुत मतलब जिस तरह से। और ये मदीना है, मदीना। इस मदीना में आपको बस एक ग्रीन वाला ये टॉम दिखाया जाता है, ऊपर वाला ये ग्रीन यहाँ पे। तो ये मक्का और मदीना तो फेमस है ही है। इस मक्का और मदीना के अलावे अल-अक्सा मस्जिद भी बहुत पवित्र है। ये मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। तो मक्का तो यहाँ हो गया, यहाँ पे मदीना यहाँ हो गया। तो मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरब में हो गया, लेकिन अल-अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। अब विवाद समझिए, जेरूसलम ना फिलिस्तीन का है और जेरूसलम ना ही इजराइल का है, और जेरूसलम पर अधिकार यूएनओ का है, लेकिन यूएन कठपुतली बना रहता है और इजराइल उस पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहता है। इसी यहीं पे से विवाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंदिर में पूजा करने जाए या मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए और कहे कि चलो आज बवाल करते हैं, कुछ ना कुछ पहले से मैटर होगा, वहाँ लोग इकट्ठा हुए होंगे और अचानक चालू होंगे। हुआ यहीं से है, लेकिन मैटर इसके पीछे शाहजरा का है। देखिए, जो इजराइल, जो जेरूसलम जो यूएनओ के अंडर में आता है ना, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है शाहजरा। सुप्रीम कोर्ट इजराइल की शाहजरा ने कहा कि यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते हैं इनको खाली करवा दीजिए, क्योंकि यह जो जगह है वो यहूदियों का है। अब इसकी हिस्ट्री देखिए। शाहजरा को आज से लगभग 150 साल पहले यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ बसाएंगे, तो वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए थे। वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने ज़मीन को खरीदा था इन अरब वालों से। आज जो ये अरब वाले चिल्ला रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेकर फिलिस्तीनियों से, उनसे यहूदियों से ज़मीन बेचा था। और वो ज़मीन बेचते ये लोग खरीदे थे इस ज़मीन को, इनके पास प्रॉपर पेपर है और इन लोगों ने ही बेचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो ज़मीन थी वो इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहाँ पर मकान फिलिस्तीन वालों ने बनाया है ना, लगभग 500 मकान, उस पर जेसीबी चलवा के तुड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसको तोड़ा जाए, और वहाँ से तोड़ा मतलब तुराई खाली चालू हो गया कि भैया यहाँ से इन लोग को भगाया जाए। अब इसी का बवाल था कि भाई आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं, 150 साल पहले क्या था उस तरह से। जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जो 150 साल पुराना मैटर है उसको लाओगे, उस हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन वही लोग क्या कहते हैं, तुर्की का वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि तुर्की में एक बहुत बड़े राजा थे उस समय का, सुल्तान अल फतेह। इन्होंने क्या किया भैया कि तुर्की का जो हाजिया सोफिया जो मस्जिद है, पहले वो तो चर्च था, उस चर्च को इन्होंने खरीद लिया। चर्च को खरीद लिया, यहाँ पे हाया सोफिया को पैसे में खरीद लिया था इन्होंने। और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, इसकी पुरानी हिस्ट्री तो ये चर्च थी, बाद में इन्होंने खरीद के मस्जिद बना दिया, एक काम करो ये झमेले से हटा दो, इसको म्यूजियम बना दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन भाई साहब ये तैयबुल अर्दोगान आए, कहे कि ना म्यूजियम कैसे, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था, इसलिए यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पे लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम खरीदे थे तो हमारा अधिकार है। तो भाई साहब यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा है। आप 400 साल पहले चर्च को खरीदे थे और आप कहते हैं कि फिर से ये चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए क्योंकि हमने खरीद लिया है। तो इजराइल भी यही कह रहा है कि भैया 100 साल पहले हम लोगों ने इसको हायर रेट पे देके तुम अरब वालों से ही खरीदा था, इन्हीं लोगों से खरीदा था, ये लोग बेच बेच के पैसा में कमा लिए थे, तो कहता है कि वापस दो यहाँ पे। तो ये कन्फ्लिक्ट का मेन मैटर था शाहजरा। शाहजरा से ही थोड़ी सी दूरी पर है अल-अक्सा मस्जिद। फ्राइडे की नमाज पढ़ने रमजान में लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर इन लोग को पता था, इजरायली खुफिया एजेंसी को, कि शाहजरा को जब खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ विवाद होगा। तो इन लोगों ने सिक्योरिटी को वहाँ पे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए थे और इनमें तू मैं हुई, बगझग हुआ। अब यहाँ से भी पत्थर चले, उधर से भी चला और इसमें भीषण रूप ले लिया यहाँ पर। और सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पत्थर होता, ये सबके पास पत्थरे रहता है, दूसरा तो कुछ रहता नहीं। आई लोग भाई पूरा बुलेट प्रूफ बन के तैयार से गया था, ये मार दिया, ग्रेनेड बम विस्फोट धड़ाम धड़ाम उड़ गया। आप लोगों ने वीडियोज वगैरह तो बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पर बहुत दहशत फैल गया यहाँ पर इस एरिया में। अब कभी
भी इजराइल ही भारी पड़ेगा। जेन्युइन आप कितना चिल्ला लीजिएगा, इन सेना के आगे आम आदमी नहीं टिकेगा। और इस घटना के बाद जो यहाँ पर घटना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह घिर गए। अब यहाँ इजराइल डबल संकट से जूझ रहा है। देखिए, इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव इतना ज्यादा आने लगा। यूएनओ ने दबाव बनाया कि वो भैया वो एरिया मेरे अंडर में आता है, तुम काहे वहां घुस गया है। भारत ने भी इवन की न्यूट्रल रहते हुए कहा कि इजराइल को यथास्थिति बना के रखनी चाहिए। अब पूरी तरह से इंटरनेशनल बवाल वहां हो गया। और इस घटना के बाद इजराइल में भी लगभग 14% आबादी मुस्लिम की है। इजराइल की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है यहाँ पे, जिसमें आपका 16 से 17 लाख, 1 करोड़ में 16 से 17 लाख उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो लोग भी विरोध करने लगे हैं, क्योंकि ये मैटर राजनीतिक न होकर धार्मिक स्थान को लेकर था, इसलिए विरोध होने लगा वहां पे। अब इजराइल अंदर में भी समस्या को झेल रहा है कि वहां भी बड़े बड़े पैमाने पे विरोध, मार काट, दंगे हो गए अंदर, वहां पे भी तो अंदर भी झेल रहा है और बाहर भी झेल रहा है। दूसरा कि अभी इजराइल में फुल टू सरकार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी वहां चुनाव के मतलब रोके गए हैं, ये फुल टू नहीं है वहां पर चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना वगैरह को लेकर काफी राजनीतिक संकट थी। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, पूरी दुनिया मतलब इसका विरोध कर रही है। अब इसमें एंट्री होती है हमास की। इजराइल का एक पुराना धर्रा रखा है, बस थोड़ा हम हर बात पे उलझाते रहो, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते रहो, ऐसे ऐसे कब्जाते रहो। 1948 में लड़ाई हुआ, जगह कब्जा कर लिया। 56 में लड़ाई हुआ, फिर कब्जा कर लिया। 67 में लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिया। 73 में हुआ और कब्जा किया। 82 में हुआ और कब्जा कर लिया। अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हट पाएंगे उनसे। आराम से जब नहीं हट पाओ किसी से तो नरम दल का रास्ता अपना दो, लेकिन ना, अभी भी लोग मारे करेंगे लोग। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि सुनो ना, हमको जो 48 वाला बतिया था ना, ये वाला 44% जो था वही हमको दिला दो, 48% दिला दो, नहीं चाहिए हमको, वापस दिला दो। इजराइल कहता है हाँ हाँ वापस दिला दो, हाई सब तो मार काट काहे किया था, माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था। और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि वापस यूएनओ वाला ही दिला दो। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ 2 पार्ट बन गया, जो फिलिस्तीन है उसके 2 राज्य हो गए हैं। फिलिस्तीन देश के 2 राज्य, एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो इधर बचा हुआ है इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के फिलिस्तीन बना है। अब इजराइल इनको प्लानिंग में है कि यहाँ से भी निपटा के फाइल निपटा दिया जाए। अब इसमें समझिए कि जो वेस्टर्न बैंक है ये अरब समर्थित है, यहाँ पर अरब ये वगैरह वगैरह देशों का यहाँ समर्थन है। ये लोग नरम दल वाले हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा अधिकार रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज यही हैं, एक तरह से तो देश हमारा ही था। यहाँ आप शांति देखेंगे, यहाँ मारधार नहीं होता है, यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट भी होगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से नॉर्मल होगा। लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। इवन जो शाहजरा वाला एरिया है वो यहाँ है, जेरूसलम वाला एरिया यहाँ है, लेकिन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो गाजा से दागे जा रहे हैं, यहाँ से दागे जा रहे हैं। अब ये गाजा में ऐसा क्या है, तो गाजा में ईरान का समर्थन है और इसमें अरब का समर्थन है। गाजा में एक हमास नामक संगठन है, ये हमास ये कहता है कि इजराइल जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं। इनके पास बहुत तगड़ा रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट, ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है ये क्या करेगा, इतने खेत में लगा के मार देते हैं। लेकिन हाँ, ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, किसी देश के लिए नहीं, बट पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये 1-2 नहीं मारता है, एक के बार मारेगा सो 200, 400, 500, अब तक के लोग सोचा 1500 मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में धड़ाधड़। इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पलिता मार दो यहाँ से। इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहाँ गिरे मन गिरो वहाँ पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का। पहले इजराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, इस कासिम रॉकेट के अंदर में आ गया, तेल अवीव तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इजराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप कहेंगे कि गाजा के पास ये रॉकेट आ कैसे जाता है, क्योंकि गाजा का जो एरिया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये गाजा का एरिया आप इधर देखेंगे तो इधर से इजराइल से घिरा हुआ है, इधर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र में इजराइल की नौसेना रहती, इधर थल सेना रहती, ऊपर वायु सेना रहती, आ कैसे गया। तो ये एरिया थोड़ा सा मिस्र का एरिया लगता है, यहाँ मिस्र का। तो मिस्र के रास्ते ये पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे ओबामा साहब ने बड़ा भारी रोल निभाया था मिस्र तक पहुंचने में। देखिए ये मिस्र देश है, मिस्र का ये सिनाई प्रायद्वीप है, ये गाजा से सटता है।
तो जब बराक ओबामा थे ना, तो इनको मिडिल ईस्ट में हीरो बनने का शौक था। इन्होंने ईरान से समझौता किया था और P+ करके, आप लोग 2013 में अगर होंगे तो 13 वाला को अगर करंट अफेयर को देखेंगे तो वहाँ ध्यान में होगा। तो इनका संबंध इन दोनों से बहुत अच्छा था, क्योंकि इन्हीं के समय यहाँ पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था और इन लोगों ने अमेरिका को पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया था कि पाकिस्तान को तो पता ही नहीं था क्लीन चिट है, उसको नहीं पता था यहाँ पर। अब भाई साहब ईरान को जब परमिट मिला तो ये ईरान यहाँ से इसी कासिम रॉकेट को ये सिनाई प्रायद्वीप के माध्यम से यहाँ ठुसवा दिया, सुरंग बना पहुंचा दिया हजारों की संख्या में, इवन की वहाँ फैक्ट्री लगवा दिया, और यही रॉकेट आज इजराइल में तबाही मचाते हैं। इसलिए हमको आपको इस मचमच में पढ़ने की जरूरत नहीं भाई साहब, ये लोग खुदे पहुंचे हुए फकीर है। ये लोग हमेशा चाहते हैं लड़ाई हो, क्योंकि लड़ाई ना होगा तो इनका हथियार नहीं दिखेगा, क्योंकि अगर अंधेरा ना हो तो टॉर्च का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। हालांकि इजराइल की एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ये छोटे दूर में किसी भी मिसाइल को मार के गिरा देती है। अब वहां से ये लोग कितना भी रॉकेट मारे उसका 90% रॉकेट को ये मार के गिरा देते हैं। तो अक्सर आप सुनते होंगे कि 1200 मिसाइल दाग दिया गया, कई आदमी मारा तो कभी 1, कभी 2, कभी 3 ऐसा होगा। आप खुद सोचिए, भारत अगर चाइना या पाकिस्तान पे 1200 मिसाइल मारेगा तो एक आदमी कई गो शहर चल जाएगा यहाँ पे। तो पहला कि इनका रॉकेट छोटा होता है, हमास वालों का, ये लोग डिफेंस कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमास भी इस चीज को पकड़ लिया है, वो जानता है कि इसका रडार जो है ये कितने रॉकेट को पकड़ेगा, आप कितना मारेंगे, क्षमते भरना, तो ये लोग एक ही साथ 200, 250, 300, 400 पूरा दाग देता है। अब उसमें कंफ्यूज हो जाता है, मारते मारते 2-4 शहर पे गिर ही जाता है यहाँ पर। तो इन लोग को थोड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है, लेकिन इन लोग के पास ये करोड़पति है भैया, इनके लिए 30 लाख उतना मायने नहीं रखता है जितना उन लोग के लिए 3 लाख मायने रखता है, क्योंकि उनको रमजान में रोजा खोलने के लिए भी जो खाना दिया जा रहा है ना, वो UAE और UN के थ्रू आ रहा है वहां पे पैसा, तो खाए को नहीं है, उन लोग के लिए 3 लाख बहुत हो जाता है। जनरली लोगों को लगता है कि ये दुश्मन की मिसाइल है और इस तरह मिसाइल आके मारती होगी, ये तरीका गलत है। मिसाइल ऐसे नहीं इंटरसेप्ट करती है, बल्कि उसके बगल से गुजर के और उसके बाद खुद को, जैसे ये बगल से गुजरेगा ये खुद को फाड़ लेता है यहाँ पर। इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे कि आयरन डोम काम कैसे करता है। ओवरऑल जब भी लड़ाई हुआ है तो हमास जो है वो उधर से वो फायरिंग करता है और इजराइल फायर इधर से करता है। अब चूंकि फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नहीं है, उनके पास ना नेवी है, ना एयरफोर्स है, ना कुछ है, तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते। या तो हमास नामक आतंकवादी संगठन के थ्रू ये लोग मारेंगे, आम जनता के पास केवल पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा वहां पर कुछ नहीं है। और इजराइल के पास बहुत हैवी पावर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये हमास के रॉकेट आके यहाँ गिरे हैं, जिससे इजराइल को काफी क्षति पहुंचा और इजराइल में लगभग 7 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक भारतीय नर्स भी थी। भैया इनकी क्या गलती थी जो मार दिया? कम से कम आके एक बार माफी तो मांग लेते हमास वाले, फिलिस्तीन वालों, कम से कम कि भैया हम इसके लिए मतलब हमें गलती हो गई। गजब बात करते। और इजराइल ने मारा तो 67 लोग मर गए हैं यहाँ पर। अब ये लोग फिलिस्तीन वाले हल्ला कर रहे हैं, फिलिस्तीन के समर्थन वाले कह रहे हैं कि वहाँ बच्चे भी मरे हैं। तो भाई बच्चे, महिलाएं जब मरती हैं तो पूरी दुनिया, मतलब सब लोग कहते हैं कि ये गलत है। लेकिन समझिए यहाँ मेन, इजराइल बार बार उकसाएगा, आपके पास ताकत नहीं है, आप नहीं लड़ पाएंगे। ये रॉकेट से, पत्थर से, लाठी से इजराइल को नहीं हराया जा सकता। अब इजराइल के साथ गलत क्या हो जाता है, इस इजराइल के जितने हथियार हैं बहुत पावरफुल है, तगड़े हैं एयरफोर्स से। अब उसमें हमला करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल आतंकवादी मारे जाएंगे, सिविलियन भी मारे जाएंगे, जो गलत हो जाता है। दुनिया के किसी भी इंसान को तकलीफ तब होती है जब युद्ध में मासूम, मतलब छोटे बच्चे मर जाते हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे के ना थोड़ा सा दया लगने लगता है। लेकिन आप देखिएगा भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कम से कम ये तो नहीं हुआ कि भाई हमारी सेना वहां जाके छोटे बच्चे को मारी हो, या फिर वो बॉर्डर एरिया पे कभी क्रॉस फायरिंग में ऐसा हो जाता है, वो अलग बात है। या फिर वहां के आतंकवादियों को हम लोग से कुछ ज्यादा ही प्यार है, ताज होटल में फोड़ के चले जाते हैं। अदरवाइज जब सेना में ऐसा होता है तो ये चीज तो ध्यान में रखा जाता है। बट इजराइल के साथ ये सिनेरियो पूरा अलग है। वहां इतनी ज्यादा आबादी है, एकदम घना, इतना तो छोटा है, तो वहां ऐसा नहीं है कि भारत की तरह की बॉर्डर से बहुत दूर लोग रहते हैं। इसलिए इजराइल जब भी मारता है तो तबाही ज्यादा लाता है, इतना भयानक तबाही लाता है, मतलब 10-12 गुना का अंतर होता है। और अभी इजराइल ने कहा कि ये हमले रुकेंगे नहीं, हमास को पूरी तरह से रद्द कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तभी जाके हमले को रोकेंगे। बात करते हैं दोनों में सही कौन है, गलत कौन है। देखिए जमीन तो फिलिस्तीन की थी, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों को समझना पड़ेगा कि इजराइल को वहां रहना जरूरी है, क्योंकि अगर इजराइल वहां से उजड़ गया तो इजराइल का दुनिया में फिर कोई नहीं बचेगा। इसलिए इनकी लड़ाई अस्तित्व की है और इनकी लड़ाई अपने की है। तो दोनों को कॉम्प्रोमाइज करके चलना चाहिए कि भाई जितना में हो उतना में सलट लो। यहाँ पर दोनों के लिए कहते हैं। अब इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब इंटरनेशनल प्रेशर है, जिसे मुस्लिम कंट्री कहते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर है, वो इजराइल के लिए वार्म अप का काम करता है और बढ़िया से धोता है।
कोई बाइकआउट करके, यूएनओ करके इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इजराइल सेल्फ डिपेंडेंट है हर मामले में। और लोग कहते हैं कि इजराइल को सबक सिखा, अरे भैया वो कोरोना भी फ्री हो गया, इजराइल अब तो और धो देगा यहाँ पर। दूसरा, यूएई और बहरीन इजराइल को थोड़ा मान्यता दे रहे थे, अब थोड़ा सा उन लोग पे डिपेंड आएगा, क्योंकि ये इजराइल के फेवर में जा रहे थे, अब थोड़ा सा हट जाएंगे। यूएनओ कुछ नहीं कर सकता है, और पता है इजराइल को कि ये कितना भी जुल्म कर ले, कितना भी मार दे, ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूएनओ में जाएंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सब तो इजराइल का साथ देंगे, वो लोग तुरंत वीटो कर देंगे और इजराइल पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लग पाएगा। अब यहाँ पर अभी भी वर्तमान में इजराइल में कोई लीडर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा चुनाव का मैटर है, तो थोड़ा सा क्राइसिस देखी जा रही है। अब यहाँ देखिए, लोग कहते हैं कि इजराइल को ज़्यादा बड़े हथियार नहीं प्रयोग करने चाहिए। ये बात हकीकत है कि इजराइल जो है वो हथियार को मजबूरी में प्रयोग कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इजराइल हथियार छोड़ देगा, ये बात गारंटी है कि इजराइल और फिलिस्तीन में हिंसा रुक जाएगी, लेकिन उस समय इजराइल भी खत्म हो जाएगा। नो वेपन, नो वायलेंस एंड नो इजराइल, क्योंकि ये मार डालेंगे सब अरब देश वाले उसको मिलके, तो इसलिए उसको हथियार उठाना मजबूरी बनता है। और कितना अरब देश वाले इजराइल से नफरत करते हैं, बस इस बात पे सोचिए कि पाकिस्तान अपने पासपोर्ट पे लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते, क्योंकि वो इजराइल को देश ही नहीं मानता है। भाई साहब, आप किसी को कंप्रोमाइज करने में क्या जाता है कि भैया हम अभी वर्तमान में जहाँ हैं हमको वहाँ रहने दो, 12% पे है तो रहने दो, नहीं तो 12 नहीं छोड़ेगा वहाँ पर। तो इजराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है यहाँ पर। अब रही बात फिलिस्तीन की, तो इनके पास हथियार के नाम पे क्या है? पत्थर है, लाठी है, इसके सिवा तो इनके पास ऑफिशियली कुछ नहीं है। जो है वो हमास नामक आतंकवादी संगठन को है, जो खुल के कोई हथियार भी नहीं खरीद सकता है, छुपके से ओबामा साहब की मदद से वो इजराइल तक पहुंचाया जा रहा है। तो भैया जो अमेरिका कहता है कि इजराइल के साथ है, वही ससुरा रास्ता दे रहा है हमास को हथियार ले जाने का, तो हम लोग काहे लिए मच मच में पड़ने वाले हैं। दूसरा, इजराइल हमेशा उत्तेजित करता है, यासर अराफात थे, इनको तो फिर पोलोनियम देके मरवाइए दिया वहाँ पे फिलिस्तीन, ये हमेशा उत्तेजित करेगा और ये उत्तेजना में मारे जाएंगे, और अब तक मारे जा रहे हैं, इनका कोई नहीं है। ये बात हकीकत है कि वर्तमान में जो इजराइल है वो फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है, जो बात है, क्योंकि भाई हथियार उसके पास है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं जुल्म हुआ है तो वो यहूदियों पर हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्हें कमरा में बंद करके, लॉक करके, अंदर जहरीली गैस डाल दी जाती, जानवर से बुरा वक्त सलूक हुआ था। लेकिन इन लोगों ने, यहूदियों ने वक्त की नजाकत को समझा, पढ़ाई पर, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया, और आज ऐसी हकीकत हो गई है कि भारत जैसे देश को इजराइल से लड़ने से पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ड्रोन, हथियार, बंदूक सब इजराइल से आ रहे हैं, सब टेक्नोलॉजी वहाँ पे इतना छोटा है लेकिन इतना डेवलप है। तो इन लोगों पर भी सोचना चाहिए, एरिया मायने नहीं रखता है, आप वहीं रहिए, खुशहाल रहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, जब मौका मिलेगा आप आगे बढ़िएगा। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आप मौका नहीं मिले तो आप मत करिए। देखिए, भारत को भी बात करते हैं, हम लोग को भी अपना पीओके वापस लेके आना है, ये हमको अपना पीओके वापस लेके आना है। और चाइना ने जो 1962 में अक्साई चीन कब्जा किया, वो भी हम वापस लेके आएंगे। लेकिन हम हिंदुस्तान वाले, तो नेहरू से लेके हमारे मोदी जी तक में सब ने संयम बरता है, और हमें पता है कि जब वक्त आएगा हम बिना कहे थूर के लेके आएंगे। फिलिस्तीन वालों की तरह हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि हर 26 जनवरी या 15 अगस्त के दिन जाके हमला कर दे। वो और मजबूत होते जा रहा है इजराइल। हम लोग शांति से बैठे हैं, 2040 तक का इंतजार किया जाए। अभी पाकिस्तान से तो हम लोग निपट सकते हैं, तो 2040 तक की स्थिति आएगी तो हम लोग इकोनॉमिक रूप से सुदृढ़ हो जाएंगे, हम अपना पीओके और अक्साई चीन लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले आ सकते। 1857 की क्रांति में हम लोग अंग्रेजों से लड़ने निकले थे, लेकिन हथियार, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन न होने की वजह से हमारा 1857 की क्रांति फेल हो गया। आए उसके बाद महात्मा गांधी, इन्हें पता था कि हमें एक लॉन्ग टाइम लीडर चाहिए। लॉन्ग टाइम लीडर के पीछे जनता चलने को तैयार होती है, और गरम दल करेंगे तो लॉन्ग टाइम लीडर नहीं रह पाएंगे। जैसे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, इनका भी टाइम बहुत बेहतरीन थे, बट टाइम पीरियड बहुत कम था। भगत सिंह, ये भी बहुत बेहतरीन, बट टाइम पीरियड कम रह गया। तो गांधी जी को पता था कि भैया हमको लॉन्ग टाइम तक एक लीडर चाहिए, इसलिए नरम दल वाला अपना है। और जब लास्ट मोमेंट आया, यही गांधी जी है ना, करो या मरो बोलने वाले, यही है ना, भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले, अंग्रेजों भारत छोड़ो। सबसे ज्यादा हिंसा गांधी जी की अगर किसी आंदोलन में हुआ था तो भारत छोड़ो आंदोलन में, और भी पहले दिन गिरफ्तार हो गए। तो वक्त आने पर कोई भी काम करना चाहिए भैया, अभी अपने पे ध्यान दो। हम लोग से कुछ सीखो, हम लोग को भी हमारा पीओके वापस चाहिए, अक्साई चीन वापस चाहिए, लेकिन हम लोग गला नहीं फाड़ते, हम लोग प्लानिंग करते हैं। वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती है। मोदी जी जब 2014 से पहले चुनाव नहीं जीते थे ना, तो अमेरिका ने कहा था कि मोदी जी को हम अमेरिका में घुसने नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे, और यही अमेरिका है जो वीजा नहीं दे रहा था, अभी बुला के पिज्जा खिला रहा है यहाँ पर, हाउडी मोदी कर रहा है यहाँ पर। वक्त बदला कि नहीं बदला? भारत की शक्ति ऐसी है कि भारत ने सबको जब वैक्सीन दिया था
तो अभी जब भारत को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पूरी दुनिया पहुंची, इवन अरब देश वाले भी पहुंचे, सिंगापुर, कौन नहीं आया भारत को। तो जब आप सबसे मिलजुल के रहेंगे, सब आपकी मदद के लिए आएंगे। आप बस अपने लिए रहेंगे तो केवल आपके अपने ही आपको पूछेंगे, फिर पड़ोसी आपको नहीं पूछेंगे। अभी तो इजराइल ये कुछ नहीं बता रहा है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। इजराइल ने कह दिया कि हमले नहीं रुकने वाले हमास पे। इजराइल का प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। जिस तरह इंडिया में नोएडा था, ग्रेटर नोएडा बन गया, उसी तरह पहले तो फिलिस्तीन था, वहां बना इजराइल, अब बनेगा ग्रेटर इजराइल। जरा ध्यान से देखिए ग्रेटर इजराइल का नक्शा, ये अभी वर्तमान इजराइल है जो अभी चल रहा है। और ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ना, इनका प्लान है ग्रेटर इजराइल बनाने का। यहां से ये मिस्र पर कब्जा करेंगे, यहां से सऊदी अरब का ये वाला कब्जा करेंगे, कुवैत करेंगे, इराक को ले जाएंगे, सीरिया को ले जाएंगे, तुर्की का ये लेके आएंगे, जार्डन तो पूरा बीच में चला है, लेबनान। तो ये इन लोग का पूरा प्लानिंग है भाई साहब ग्रेटर इजराइल बनाने का। और आप खुद सोचिए, देखिए नफरत अलग चीज होती है, जो फिलिस्तीन के समर्थन भी है वो भी जरा ये बात को सोचे कि अगर ये हमला करने आ जाएगा तो इन्हें कौन रोक सकता है। 6 दिन में इन सारे देशों को हरा दिया था 1967 में इसने, तो इसको कोई नहीं रोक सकता, ये इनका प्लानिंग है यहाँ पे। तो अभी के वक्त में भाई साहब आप खुद समझिए कि ये गरम दल के हिसाब से आप यहाँ थे, इतनी समय सिमट गए। जिस हिसाब से इजराइल आपको उकसा रहा है और आप इजराइल की चाल नहीं समझ पा रहे हैं, वो उकसाएगा और आपकी जमीन छीनेगा और पूरी दुनिया के पास उसके पास बहाना रहेगा। इवन जो बाइडेन ने भी कह दिया कि इजराइल को अधिकार है, वो अपनी रक्षा कर सकता है। इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि मेरे पास 1200 रॉकेट दागे गए, लेकिन ये नहीं दिखाएगा कि इस रॉकेट में उतनी क्षति नहीं हुई जितनी उसके एक रॉकेट में हमास को हो गई। वो तो यही चाहता है। और अगर इन लोग का यही हाल रहा तो आने वाले वक्त में इजराइल इन लोग को यही दे देगा, जो मीट काटने वाला लकड़ियां होता है ना, यही बांट देगा। तुम लोग का देश खत्म हो गया, तुम लोग ये ले लो, इसी पे बैठना, इसी पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है इन लोग को कंप्रोमाइज कर ले, वरना वहां से यहाँ आ गए, अब ये इस पे बैठ के जिंदगी बिताना पड़ेगा। इजराइल इसको कटवा के रेडी रख रहा है यहाँ। और फिलिस्तीन के लोगों को लगता है कि ये अरब देश बचाएंगे। अरे ये क्या बचाएंगे, इन लोग को कुछ नहीं बचा सकते हैं। इन लोग का खुद का हालत खराब हुआ रहता है, तेल खत्म, खेल खत्म। इन लोग के पास आता क्या है इनको? ये अरब वाले और पाकिस्तान, तुर्की, ये क्या बचाएंगे समझिए ध्यान से। चाइना का इधर का एरिया जो है ये कहलाता है उगर मुसलमानों का ये एरिया है, यहाँ पे उगर मुसलमान रहते हैं, सिंजियांग प्रांत है। यहाँ पर चाइना कहता है कि मुसलमान को कुरान उतना ही पढ़ना है जितना हम बताएंगे। यहाँ महिलाएं अगर कपड़ा पहन लेती हैं पूरा, तो उसको 20 सड़क पे उसके कपड़े काट दिए जाते हैं कि घुटना से ऊपर कपड़ा रहना चाहिए। कोई अरब देश आवाज नहीं उठा सकता है। वहाँ किसी भी लड़की को उठा के लेके चल जाते हैं। ऑनलाइन किसी को चाहिए ऑनलाइन लेके चल जाओ इन लोग को। जिस तरह से जोमेटो इस सब पे ऑर्डर होता है ना, वैसे यहाँ ये लोग ऑनलाइन उठा के लेके चल जाता है मजदूरों को, लड़कियों को। ऐसे कोई नहीं बोल सकता, आज तक कोई आवाज नहीं उठा सकता है। यहाँ इस तरह से सरेआम लाठी डंडा से पीटा जाता है। लेकिन ये दोहरी नीति ना हो जाती है कि अगर इजराइल करेगा तो हम आवाज उठाएंगे इस आधार पर कि मुस्लिम पर अत्याचार क्यों हो रहा है, और चाइना कहेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये दोहरी नीति है यहाँ पर। चीन का विरोध करना चाहिए तो देखिए ये अरब के राजा चीन के साथ, ये तुर्की वाला भाई साहब, ये देखो ये चीन के साथ है। और ये पाकिस्तान, इमरान खान तो सोच रहा है इसका रखेल बन गया, ये क्या बोलेगा यहाँ पर। इन लोग के भरोसे है, ये कुछ नहीं कर सकता है। देखिए पूरी दुनिया को अहिंसा, सच्चाई और शांति के रास्ते पे चलना सिखाया था दलाई लामा ने, बौद्ध धर्म ने। नतीजा क्या हुआ? 1959 में तिब्बत को ही गंवाना पड़ गया। अहिंसा पे चले थे, देश गायब हो गया। फिलिस्तीन हिंसा पे चला, दूसरे का देश कब्जा कर लिया। दोनों में अंतर होता है, याद रखिएगा। अगर आप देश को बचाना चाहते हैं तो आपको शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, और अपनी संस्कृति बचाना चाहते हैं तो शास्त्र उठाना पड़ेगा। हम खुशनसीब हैं जो ऐसे देश में जन्म लिए हैं जहां शस्त्र और शास्त्र दोनों में किसी की कमी नहीं है। ओवरऑल भाई फिलिस्तीन को नरम दल का रुख अख्तियार करना चाहिए और हमास उमास को साइड करके कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए। विश्व के आगे कहना चाहिए कि भैया हम 12% पे रहेंगे, लेकिन पूरी गारंटी दे दीजिए पूरी विश्व बिरादरी की 12% में 1 कट्ठा जमीन कम नहीं होगा, हम 1 रॉकेट वॉकेट नहीं दागेंगे, शांति से रह जाओ भाई, इसी में भलाई है। अब रही बात भारत की, भारत किसका साथ देगा, इजराइल का कि फिलिस्तीन का? देखो ऐसे कहने के लिए तो फिलिस्तीन से हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली करके, हम लोग शुरू से फिलिस्तीन का ही साथ दिए और अभी भी वहीं देते हैं इनडायरेक्टली करके, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम फिलिस्तीन के साथ खड़े रहेंगे तो अरब देश हमारे साथ खड़े रहेंगे। जैसे अभी देखिए वो लोग ऑक्सीजन टैंक का सप्लाई किए, पेट्रोलियम का सप्लाई वहीं से आता है, क्योंकि हमारे पास वो पास पड़ता है, वहां से पेट्रोलियम सस्ता पड़ेगा। और आपको भी पता है कि गल्फ कंट्री के अलावा अगर कहीं से पेट्रोलियम लेते हैं तो बहुत महंगा पड़ेगा, और भारत में पेट्रोल महंगा हो रहा है। दूसरा कि भारत में लाखों लोग अरब देशों में काम करते हैं, तो हमें पेट्रोलियम चाहिए, वो देश मतलब वहाँ रोजगार चाहिए, इसलिए हमें न्यूट्रल होकर रहना पड़ता है। दूसरा कि हम
चाह के भी इजराइल का समर्थन नहीं कर सकते। ये डिप्लोमेटिक कारण समझिए। पाकिस्तान चाहता है कि हम इजराइल का समर्थन कर दें, लेकिन हम करेंगे तो उल्टा फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर जहां हम इजराइल का समर्थन करेंगे कि इजराइल द्वारा कब्जा की गई जमीन इजराइल की हो गई, तो पाकिस्तान कहेगा बहुत अच्छा, तब तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके भी मेरा होगा। चाइना उधर से कहेगा बहुत अच्छा, आप कहिए रहे कि कब्जा किया जमीन उसका हो गया, तो हमारा अक्साई चीन भी मेरा हो गया। तो भारत इस दुविधा में है। लेकिन हम लोग ससुरा बहुत होशियार निकले। हम लोग इजराइल को बुलाएं, बेंजामिन नेतन्याहू को, और कहें कि देख भैया, हम तुम्हारा समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन हमारा हाई मैटर गड़बड़ है। एक काम कर, तू हमको वापस दिलवा दे पीओके, और ये दिलवा दे हमको अक्साई चीन। जब मेरा वापस आ जाएगा, हम खुल के कहेंगे कि इजराइल तुम्हारे साथ है, लेकिन अब तक नहीं। तो ये समझ गया, ये लोग होशियार लोग हैं, समझ गया। तो भारत को हथियार देते हैं। इवन करगिल की लड़ाई में सेंसर बम इजराइल ने ही दिया था। तो आप समझ गए कि अभी हम चाह के भी इजराइल को समर्थन नहीं देंगे, वरना अगर समर्थन दिए तो यूएनओ में हमारा कश्मीर का मैटर अटका, हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। तो उत्तेजना में आके नहीं करना है। हम लोग से क्या मतलब है? हम लोग के मैटर में कोई आता है? गलवान घाटी में कौन आया था हम लोग को बचाने के लिए? या लड़ाई जब हुई थी तो हम लोगों ने खुद झेला था। ये लोग भी खुद समझेंगे अपना, खुद नहीं समझेंगे तो फिर बर्बाद होंगे। आई होप जो इंग्लैंड ने आग लगाया था यहाँ इजराइल फिलिस्तीन में, और जो भारत पाकिस्तान में, न ये आग बुझने वाली है, न ये आग बुझने वाली है। ये भाई साहब को कश्मीर चाहिए, ये भाई साहब को पूरा इजराइल खत्म करके फिलिस्तीन चाहिए। ये सॉल्व होने वाला नहीं है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। वीडियो काफ़ी लंबी थी, आप भी शायद बोर हो गए होंगे, लेकिन हम नहीं बोर हुए। बहुत पॉइंट्स हैं, बहुत ही पॉइंट्स हैं, और बहुत बड़े नतीजे निकले हैं इस वीडियो से, जो कि शायद मैं कहीं स्किप ना कर जाऊं, क्योंकि इसमें इतने पॉइंट्स हैं कि मैं मतलब ये घंटे तक वीडियो खींची जा सकती है। मतलब कि घंटा अगर इस पर बोलना चाहा तो बोला जा सकता है। पहला पॉइंट, इस वीडियो से मैंने ये नतीजा निकाला, जो यूएन है ना, पहला नतीजा, वो घंटा भी नहीं कुछ करता। सबसे बड़ा फसादी यूएन और यूएस से है। सबसे बड़ा फसादा कोई यूएन को अपने ठिंगे पर भी नहीं लिखता। अमेरिका का पालतू है भाई, कोई उसकी वो सिर्फ बना हुआ है मुस्लिम ममालिक या दूसरे जो एशिया के ममालिक है उनके लिए बना हुआ है। जो अमेरिका या ऐसे रशिया हो गया या फ्रांस हो गया, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था ना, तब यूएनओ किधर था? तब यूएनओ ने एक दो बयान भी दिए थे, लेकिन कोई नहीं थे, तब भी नहीं था, कोई बयान नहीं था। अगर मामूली से उन्होंने दिए थे, लेकिन जो अमेरिका उसने अपने उनको उसके बयान अपने जूते की नोक पे रखे थे। और यूएन ने दूसरा नाम ही यूएसए का है। और सारा कुछ करने के बाद फिर उसने जो अपने मन मर्जी जो करने, यार जुल्म देख कौन बेचारे फिलिस्तीनियों पर, खान सब खुद माने। 1948 से पहले वजूद नहीं था, फलस्तीन था। उसके बाद आप देख लें वो बसाया गया, 40% रह गया, फिर 22% रह गया, फिर एंड पे आज आके वो 12% रह गया। अब पता नहीं ये मोदी साहब को क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो वो एंड पर करेंगे, वो एंड वाला पॉइंट है भाई रहमतुल्लाह, वो एंड पर बात करें। पहली बात यूएन पर करते हैं। जुल्म ये देखें और इंग्लैंड दोनों उनका ये देखें, कसमा पुरसी उनकी मजलूमियत ये देखें, उन पर जुल्म की इंतहा देखें कि एक कंट्री को बसाया जा रहा है दूसरी कंट्री में लाकर, एक कंट्री का मतलब एक बिगौड़ों को जिनको छितर पड़े पूरी दुनिया से, जिस हिटलर ने उनकी बैंड बजा दी थी, उनको कुत्तों की तरह मारा था जिस हिटलर ने, उधर फिर वो जब आए हैं मिनते तरले करके खुदारा हमें इधर आने दो, हम मारे हुए हैं, हमें हिटलर ने बर्बाद कर दिया, हमें नाजीज़म ने, जो ये बैनर्स मैंने खुद देखे हैं, मिनते की हुई हैं यासर अरफात की, इन बिगौड़े कुत्तों ने अब जो इन पर हमले कर रहे हैं, ये कुत्ती कौम है, ये सही हिटलर ने किया था इनके साथ। ये हिटलर ने जो छोड़े थे ना, ये तो मिसाल ऐसे ही हो गई इंटर हुए बिल्ली की तरह और निकले हैं शेर की तरह, निकले हैं शेर की तरह। ये तो वो बात है, हिटलर ने सही कहा था। हिटलर का बयान जाकर पढ़ना, हिटलर ने कहा था मैं ये चंद जो कुत्ते इसलिए छोड़ा हूँ, इजरायली या यहूदी कुत्ते इसलिए मैं छोड़ा हूँ ताकि दुनिया को पता चले ये कितनी कुत्ती कौम है, कितनी बेगैरत कौम है, ताकि मुझ पर बाद में उंगलियां ना उठाई जाएं। और ये आज सच साबित हो रहा, पहली बात। दूसरी बात, या तो फिर ये जो ट्यूटर्स हैं इंडिया के ये गलत हैं, बकवास कर रहे हैं, पहली बात। सॉरी टू से खुद मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्रशांत सर भी हैं,
उसमें आलोक सर भी हैं, उसमें मतलब कि क्या नाम है, जितने बड़े बड़े के ट्यूटर्स हैं, स्टडी IQS पर मैंने 20 वीडियो देखी इस टॉपिक पर। तमाम मानते हैं कि वहाँ फ़लस्तीन का मुल्क था 100% जहाँ काबज़ हुए इजराइली आकर, यानी कि वो कुत्ते बिगौड़े थे इधर आकर बसे हैं, और आज उन कुत्तों बिगौड़ों को इंडिया के PM मोदी साहब ने उनको सपोर्ट कर दिया है। पहली बात तो यह है कि वो इधर के हैं ही नहीं, और 150 साल पहले चले मान लिया, 150 साल पहले के बात ये एरिया उन्होंने खरीदा था, चले मान लिया उन्होंने खरीदी थी, लेकिन वो खरीदी हुई जमीन तक रहते, वहां तक रहते। क्यों आगे बढ़े, क्यों उन फलस्तीनियों का वो जो इलाका है वो खान सर की बातें बड़ी मजेदार थी। यार खान सर को मुझे इंटरेस्टिंग जो है ना बात, पूरी वीडियो इंटरेस्टिंग थी। तो देखें कि यार मैं जान हूँ कि हमास को उन्होंने कह दिया टेररिस्ट तंजीम है, यार उनको टेररिस्ट नहीं कह रहे जो इतने सालों से 75 फिर यूएनओ की जुल्म कर रहे हैं। तकसीम देखो भाई कि जिस तरह किया था ना पाकिस्तान के साथ, ये वाकई इंग्लैंड जो ये भी बेगैरत कौम ही है। जिस तरह IP बनाया ना इजराइल फलस्तीन इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक टुकड़ा इंडिया की दूसरी साइड पर दे दिया जानबूझकर। देखें आज वो ज्यादा हो गया कि इनकी आपस में हमेशा उलझन। फिर यही गेम डाली गई फलस्तीन के साथ, फलस्तीन के साथ भी वो गेम, या कंट्री उनकी, एरिया उनका, चलो जो खरीदा वहां तक रहते ज्यादा बात थी, वो हम मानते हैं भाई खरीदा होगा ठीक है, उनको दे देते उतना एरिया। लेकिन यार जुल्म ये है कि फलस्तीनी जो है बंदूक नहीं रख सकते, कोई अपना आर्मी नहीं रख सकते उनकी, कोई और जो ऊपर से उनको अलाउ है कि आप आर्मी भी रख सकते हैं, आप हथियार भी बना सकते हैं, एटम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। और अगर फिर बैक पर चले 70 ईस्वी यानी कि 70 जो ईस्वी चल रही है, ईस्वी का आपको पता होगा जो हजरत ईसा इस्लाम से कैलेंडर चल जो आज तक पूरी दुनिया में अभी भी रहा जाए, जिसका आज 2023 चल रहा है। 70 ईस्वी में हजरत ईसा इस्लाम के दौर हुकूमत में या हजरत ईसा इस्लाम के दौर में, तब से इन यहूदियों को इन जो क्रिश्चियंस हैं इन्होंने निकाला था। हिस्ट्री पढ़ो इधर से, इससे बैक चले जाए तो फिर उस हिसाब से तो आप तकसीम कर नहीं सकते दुनिया की। लेकिन इन्हीं ईसाइयों ने इनको छितर जैसे मार के भगाया था, फिर हिटलर ने भगाया। हिटलर भी तो ईसाई था, नाजीज़म के तहत वो भी काम करता था, फिर हिटलर ने इनकी बैंड बजाई। लेकिन आज देखें जुल्म है, और इस जुल्म का साथ दे रहा PM मोदी साहब के जो इंडियन PM है। यार अपने मान भी रहे कि जुल्म है, खुद मानते हैं, खुद ये माना है नहीं देखिए जुल्म है। वो आज एक मैंने मुसलमान की मेरे ख्याल में बात सुनी थी, वीडियो उसकी इंडिया में मेरे ख्याल में बोल रहा था, तो वो भाई कह रहे थे कि मोदी को ये तो बड़ा जल्दी ख्याल आ गया कि इजराइल जो हमास है वो एक टेररिस्ट तंजीम है, लेकिन जो मणिपुर में हुआ है, मणिपुर में बकायदा उसने तस्वीरें बनाई थी, वहां पे जो तबाही हुई थी, जो वहां पे मलबे जो है ना जमीन बोस हुए थे, उसकी बकायदा तस्वीरें दिखाई गई थी कि वहां पे जो ज्यादती है वो मोदी को दिखाई नहीं देती। अपने मुल्क के साथ में जो ज्यादती अकलीतों के साथ हो रही है वो दिखाई नहीं दी जाती, लेकिन उनको ये दिखाई दे रहा है कि इजराइल जो है ना वो उसकी सपोर्ट कर रहा है, उसके साथ खड़ा है, और हमास एक टेररिस्ट तंजीम है। ये उसको बात बड़ी जल्दी ख्याल में आ गई। लेकिन एक चीज अप्रिशिएट करूंगा यहूदियों की, उन्होंने अपना वक्त पहचाना है, उन्होंने इस चीज़ को काउंट किया। अभी हम कमज़ोर, जब हिटलर ने उनकी बैंड बजाई थी, उनकी फाड़ के रख दी थी, उस पर नहीं बोलते इंडियन से, उनकी फाड़ के रख दी थी हिटलर ने। लाखों होलोकॉस्ट दुनिया में आज भी रोते हैं यहूदी जब होलोकॉस्ट का जिक्र आता है, आज भी आंसू बहाते हैं। फाड़ दी थी हर चीज़, अंदर से लेकर बाहर तक पटाखे उछले थे। उस वक्त नहीं बोले इंडियंस, उधर नहीं बोलते, जर्मनी को नहीं बोलते, क्योंकि जर्मनी का था वो नाजीज़म, वो हिटलर जर्मनी का था, उनके साथ मरासम है इंडियन के। उनको क्यों नहीं, हिटलर को क्यों नहीं टेररिस्ट कहा, या हिटलर जर्मनी को उस बुनियाद पर क्यों टेररिस्ट कंट्री कहा गया? कहना चाहिए था, बिल्कुल उस वक्त भी कहना चाहिए, उस वक्त भी, आज भी टेररिस्ट कंट्री कहना चाहिए, क्योंकि वो हिटलर की बुनियाद पर बनाया गया मुल्क आज भी चल रहा है। यार वैसे बहुत बड़ी गुंडागर्दी है ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ना, दोगलापन अपने जो दोस्त तो खैर नहीं है, बल्कि भाई मुआशी मफाद के लिए स्टेटमेंट यार ये कौन से मुआशी। अच्छा कई पॉइंट्स स्किप हो जाएंगे, ये पॉइंट आ गया। अब पॉइंट उन्होंने ये भी उठाया कि जो है ना अपना इजराइल
वो उन्होंने अपना वक्त काउंट किया और तरक्की की, ये मैं उनकी चीज़ अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे आपका मुखालफ भी है। और आज अरब कंट्री को भी ऐसा करना चाहिए, और स्पेशली पाकिस्तान को भी, जो इंडिया भी कर रहा है। इंडिया ने भी अपना वक्त पहचाना है और आस्ता 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 तरक्की कर रहा है इकोनॉमिकली, और दुनिया के साथ जुड़ती जा रही है। उनको दुनिया काउंट कर रही है, दुनिया उनको मान रही है, दुनिया के पीछे खड़ी है, दुनिया उनकी तरफ देख रही है। इसी तरह हमें करना चाहिए था यहूदियों अपना सऊदिया को। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार की बात यार, अच्छा वो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। आज वीडियो देखकर मेरा ईमान, अब लोग बात कहेंगे कि यार कहाँ से घुसेड़ दिया। अपना क्या नाम है, खान साहब ने एक नक्शा खींचा है ग्रेटर इसराइल का। देख लें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमा दिया था। ये नक्शा हमारी हदीस में है। मैं आज ही कुदरती ऐसी फॉर्चुनेटली ये आज इस पर मैं स्टडी कर रहा था, आज ही मुझे ये हदीस मेरे सामने आई, आज ही मैंने ये हदीस सुनी, इस पर सर्च की। ये नक्शा जो ये आज अपना खान साहब ने खींचा ना, खुदा की कसम यही नक्शा था हदीस में। बताया गया है कि सऊदी अरब, वो शाम, इराक, उसके साथ में मिस्र, यही नक्शा बताया गया जो ग्रेटर इसराइल का आज बता रहा है खान साहब। उनका जो मकसद है, हमारे नबी पाक ने फरमाया कि ये पहुंचेंगे, मदीना तक आएंगे, मदीना पाक तक आएंगे, हदूद से बाहर ही होंगे, तब तक उनका निस्त नबूत हो चुके होंगे। ये फैलेंगे, ये यहूदी भी फैलेंगे, ये कोई चौंका देने वाली बात नहीं, हमें पता है, हमें पता है यहूदी फैलेंगे, फैलते जा रहे हैं। ये हमारे और ये करीब है, मिडिल ईस्ट में अक्सरियत जो ममालिक हैं उन पे काबज होंगे। मैं आज ही नक्शा, मैं कह रहा हूँ, ये मेरी खुशकिस्मती, ये हदीस मैंने आज सुनी पड़ी है, और मेरा ईमान और भी मजबूत हो गया। मैं आज ये नक्शा देख कर आया हूँ, मैं सुन कर आया हूँ, पढ़ कर आया हूँ, और फॉर्चुनेटली मुझे ये वीडियो मिल गई जिसमें ग्रेटर इसराइल का नक्शा और इन्हीं अल्फाज से हमारी हदीस में मौजूद है। और जिस तरह आप कहते हैं कि आप 14 साल पीछे चल रहे हैं, तो लोग सब इस पे कहते हैं कि वो जो है ना, आप ये बात, वो 14 साल उस जमाने के, उस वक्त के लिहाज से सही होगी, कोई अचंभे की बात नहीं है, वो इस वक्त भी सही है। कोई इसमें अब ये को कह देना कि बहुत धोरा भी, हमें पता है, उन्होंने अभी धोना है, पता है बिल्कुल, उन्होंने हमें धोना है, उनका ग्रेटर इसराइल बनना है, हमारी हदीस में है, हमारे नबी ने फरमा दिया। वो जो सऊद है, आले सऊद के बारे में भी बयान किया कि जो अहले अरब है वो बेगैरत हो जाएंगे, बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इस तरह की सिचुएशन आई है कि वो दीन से इतना दूर हो जाएंगे जिस तरह अब सऊदी अरब में हो रहा है। MBS क्या क्या काम कर रहा है, इकट्ठा आप डांस कर सकते हैं, आप लड़कियां जो है वो एजुकेशन, को एजुकेशन हो रही है, डांस हो रही है, पार्टीज हो रही है, मैं खाने बनाए जा रहे हैं, शराब खाने बनाए जा रहे हैं, ये सारी मौजूद है पहले से। अहले अरब एक दूसरे के साथ रेस लगाएंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग लगाने करने में, आज हो रहा है। ठीक होगी भाई, लेकिन एक बात जो है ना, उनका नाम मुझे याद, खान साहब, सलीम खान है, ये भी मुस्लिम है। खान साहब ने ये एक बात बड़ी जबरदस्त की, उन्होंने कहा कि जो फलस्तीन है उसको इजराइल के साथ लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पास ना हथियार है, ना कोई फौज है, ना कोई जहाज है, ना कोई जिनकी असला, कोई वेपन, कोई कुछ नहीं है, उनके पास पत्थर है या कोई छड़ी वगैरह बस। तो वो एक बात जो मुझे उसकी अच्छी लगी, उसमें उन्होंने कहा है कि इजराइल उनको उकसाता है ऐसे कि वो जब लड़ेंगे हमारी तरफ आएंगे और हम उनको मारेंगे और उनकी जमीन हथियार लेंगे। तो ये जितनी बार भी उनकी लड़ाई हुई है ना फलस्तीन के साथ, वो उतनी दफा ही उनकी जमीन जो है हड़प कर रहा है। और अब तो मैं तो कहता हूँ, जब उन्होंने ये वार का ऐलान कर दिया है, तो मुझे तो लगता है कि वो सारे फलस्तीन को पे काबज हो जाएंगे। तो ये जो है ना खान सर की ये बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। उनको मेहनत करनी चाहिए, तालीम पे ध्यान देना चाहिए। जब वो होंगे उस काबिल कि हम अब लड़ सकते हैं, तो तब उनको ये उनके खिलाफ फाइट करनी चाहिए। यार फिर देखो अमेरिका ने कितनी बड़ी दोगली पॉलिसी अपनाई है, कितना बड़ा जो है ना गंदा अमेरिका। भाई दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जो कंट्री है वो अमेरिका ही है। लड़वाता है, लड़वा के अपने जो वेपन है वो सेल करता है। इनकी मेन पॉलिसी ये है।
अच्छा जी जी, वो देखने के उसने, मैंने सुना है, देखा वीडियो तो नहीं देखी, लेकिन कह रहे लोग कि उसने अपना बैरी बेड़ा भेज दिया, ऐलान तो हर लिहाज से उसने कहा कि हम उसकी हेल्प करेंगे, हर लिहाज से हम बैक करेंगे उसको। ये वही अमेरिका है जिसने मोदी को अमेरिका में आने पे बैन लगाया था उस पर वीजे पे। और ये आप किसी भूल में मत ना कि अमेरिका आपका मुखलस है, या आपका मुखलस नहीं भी आपका दोस्त है, ये सबसे गंदी कौम है यहूदी। आज तरक्की कर रहे हैं, दुनिया उनकी तरफ देख रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हिटलर कहा गया था, नाजीज्म का सपोर्टर हिटलर का कहना था कि ये सबसे गंदी कौम है, मैं चंद छोड़ रहा हूँ, ये चंद कुत्ते छोड़ रहा हूँ, और ये जो कुत्ते नोचेंगे ना दुनिया को, तब आपको पता चलेगा। और वैसे ही हो रहा है। आज देखें वो सच्चे जुल्म भी कर रहे हैं, सच्चे भी है दुनिया में। थू ऐसे युवाओं पर लख दी लानत ऐसे लीडर्स पर जो आज उनको सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बेगैरती मुस्लिम लीडर की है जो आज तक सोए, जिसमें पाकिस्तान बड़ा बेगैरत मुल्क, सबसे गंदा बेगैरत मुल्क मैं काउंट करता हूँ पाकिस्तान है। यार लीडर होता है इमरान खान साहब, तो उन्होंने कुछ भी खुद इंडियन। अच्छा, एक और इसमें पॉइंट था, जब आलोक खान साहब आए, वीडियो बड़ी मजेदार हो गई। खान साहब जब आए ना कि सच्चा कौन है झूठा कौन है, अपने मुंह से माना है, मैं अपने पास नहीं हूँ, अपने मुंह से मान रहा है कि अगर देखा जाए तो जुल्म हो रहा है। एंड पर जब कंक्लूड करने की तरफ आ रहा है, उन्होंने कहा कि इजराइल यहाँ पर झूठा है और फ़लस्तीन सच्चा है। लेकिन मसला यह है कि फ़लस्तीन ने जो अग्रेसिवनेस दिखाई, जिसकी वजह से वो आस्ता आस्ता पुलिस की तरफ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल की वो इस चाल को नहीं समझ रहे, वो जल्दबाजी से काम ले रहे हैं। उसको अमन के साथ रहना चाहिए, सुकून के साथ रहना चाहिए, अपनी तालीम पे ध्यान देना चाहिए, और जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए तो फिर उनको फाइट करना चाहिए। यार जालिम का साथ देने वाला भी जालिम होता है, मैं इस चीज को मानता हूं। जालिम ही होता है जो जालिम को सपोर्ट करता है ना, जालिम जो जुल्म कर रहा है उसको सपोर्ट करने वाला भी जालिम, उससे बड़ा जालिम होगा, वो उससे भी बड़ा जालिम होगा, क्योंकि वो उसको जो अमेरिका है ना, इजराइल से भी बड़ा जालिम है। अगर इजराइल जुल्म कर रहा है ना, तो अमेरिका उससे भी बड़ा जालिम है। अब बात आती है कि उस वक्त, ये 2 साल पुरानी 3 साल वीडियो, जब कोरोना की सिचुएशन थी, या इससे भी शायद पुरानी है, तो उस वक्त पीएम मोदी ने कोई, क्योंकि ये झड़पें चलती रहती हैं, क्योंकि उस थोड़ी तादाद में थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ये झड़पें तेज़ हो गई हैं। झड़पें क्या, अब तो पूरी एक वार चल चुकी है। तो अब आके पीएम मोदी साहब ने उनको मतलब के बैक किया है इजराइल को। पहले पीएम मोदी साहब जो है ना, उनको बैक नहीं करते थे, पहले सिर्फ फ़लस्तीन के हक में, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि अब जो मोदी और इंडिया है ना, अब उनको पता है कि हम ना अपने पाँव पर खड़े हो चुके हैं। पहले पता था कि वो उनके मजबूर हैं किनके, सऊदी अरब के, यानी कि मिडल ईस्ट के, लेकिन अब उनको टन्स ऑफ, लाखों टन्स ऑफ बैरल, टन्स क्या ना, बैरल्स, करोड़ों बैरल ऑयल मिल चुका है रशिया से सस्ते दामों, और उनकी कंट्री में मिलता भी रहेगा, मिल चुका भी है, मिलता भी रहेगा। इसलिए आज वो उनकी जो है ना इंडिया, ये पॉलिसी देखें, आज वो उनसे निकल चुके हैं, सऊदीया से और ओपेक से। एक किस्म का उनकी जो है ना गुलामी समझ लें, या उनकी जो डिपेंडेंसी है, इंसार है, वो इंडिया का आज कम हो गया। अब उनका इंसार किन पर हो गया, इंसार भी नहीं है, बल्कि अब वो इतना स्टोर कर चुके हैं कि उनको रशिया की भी शायद कई सालों तक जरूरत ना पड़े। इंडिया ने इतना ऑयल खरीद लिया। इसलिए आज पीएम मोदी ने बयान दिया है इजराइल के हक में, वक्त का टाइम का वेट किया है, वही तो ये है टाइम का वेट। सर भी यही कह रहे थे पहले, हमने फलस्तीन यार कौन देता है सच के साथ, तो कौन देता है? क्या देखें कि फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इंडिया से ये तवक्को रखते हैं कि वो फलस्तीन के हक में बयान दे, जबकि पाकिस्तान ने खुद नहीं किया बयान दिया। उसको कह नहीं कि बेगैरत है, हम बेगैरत हैं, बहुत बड़े, सबसे नंबर 1 बेगैरत हमें सबसे पहले फलस्तीन के। अच्छा, एंड पर पीओके की बात की, एक्साइज की बात की खान साहब ने, तो जिस तरह वो प्लानिंग के साथ चल रहा है ना, पाकिस्तान से बड़बोले हैं, भौंकते रह जाएगा, इंडिया ले जाएगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, इंडिया ले जाएगा पीओके, एक्साइचिन भी ले जाएगा, लेकिन वक्त, ये इजराइल ने क्या किया, वक्त का इंतजार किया, आस्ता 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 आस्ता, और ये ग्रेटर इजराइल बन कर रहेगा। ये अभी सिर्फ फलस्तीन को कब्जा किया, इस बाद में इसने इराक पर कब्जा करना है, शाम पर करना है, मिस्र पर करना है, सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में करना है, ये सारा होगा। ये हदीस के मुताबिक भी है, वैसे भी उनका प्लान भी यही है। तो इंडिया भी कर लेगा, ये ज़हन में रखना। इंडिया कर ले भाई,
और रहमत तुम हंस के यकीन करें, मुझे यकीन हो चुका है अब इंडिया कर लेगा, इंडिया के पास ताकत आ जाएगी। अब 5वीं इकॉनमी है, दुनिया के साथ है। अभी 2040 तक देखेंगे होता क्या, 2027 तक तो वो तीसरी बन गई। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि इजराइल एटमी पावर है और फलस्तीन है पाकिस्तान, तो ये आप गलत समझ रहे हैं। पाकिस्तान फलस्तीन नहीं है। मुझे ये बताओ, जो भी ठीक है मैं मानता हूँ नहीं यार, जो पाकिस्तान के साथ हो चुका है इकोनॉमिकली, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो एटम बॉम्ब्स हैं वो बच जाएंगे? किधर जाएंगे? बेचने पड़ेंगे। और भाई ये जान बुना जा रहा है, नहीं यकीन करो ये जाल बुन चुका है, ये इंटरनेशनल लेवल पर ये गेम है, आपको नहीं समझ आ रही। पाकिस्तान की अब बारी है, एयरपोर्ट हमने बेच दिए, हमने रेलवे बेच दी, अपना क्या क्या हमने PII बिक गया, सारा कुछ बड़े बड़े इदारे हमारे बिक गए, बड़े बड़े हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। आस्ता आस्ता ये निकल रहे हैं। हमें एक वक्त आएगा कि हमें वो दस्तबरदार होना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हमें बेचने पड़ेंगे, तब जाकर ये सारा होगा, ये ज़हन में रखना। और इसके पीछे इजराइल, इंडिया, अमेरिका सब हैं। ये ग्रेट गेम है। पूरी मुस्लिम कंट्री में सिर्फ एक ही तो एटॉमिक पावर है, वो पाकिस्तान, और वो रहने देंगे, कभी भी नहीं रहने देंगे। तो इनके एटमी पावर होने का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ थोड़ा सा डर है, क्योंकि ये एक संकीर्ण से लोग हैं हमारे पाकिस्तानी, क्योंकि दुनिया को इन पर एतबार नहीं है, और दुनिया भी मानती है कि ये कभी ना कभी जब भी इनको मतलब मुश्किल ये फंसेगा कहीं, ये चला देंगे। ये दुनिया को भी पता, जिस तरह वो ना नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन, उनको भी पता दुनिया को, इसलिए ये आस्ता आस्ता शिकंजा बात है। हर टाइट कर जिस मुल्क ने ये बनाया होता है अपने मफाद के लिए या अपने यार मुझे ये बताओ, डिफेंस के लिए बनाया होता है। मुझे ये बताओ $1 बिलियन के लिए हमने कितने नाक रगड़े हैं? तो ये कितनी शरारत मानी है हुक्मरानों का, कितनी शरारत, वो ठीक है, कितनी शरारत मानी है, मतलब उनके मुताबिक ही चल रहे हैं ना। तो क्या आने वाले वक्तों में और शिकंजा टाइट होगा तो क्या हमें नहीं देने पड़ेंगे? क्या नेक्स्ट उनकी क्या यही डिमांड होगा, आप न्यूक्लियर अपना ऐसा टाइप छोड़ो? आने वाले वक्तों में ये होकर रहेगा। ये आज मैं हम होंगे कि नहीं होंगे, मैं होऊंगा कि नहीं होगा, ये मुझे नजर आ रहा है। अगला शिकंजा जो अगली शर्त होगी ना IMF की, UNO की या USA की, सब की पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट होंगे, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट जाने के बाद इंडिया हमलावर होगा कि नहीं होगा, वो अपना PO को लेगा। फिर हमलावर होने का इंडिया को क्या फायदा? फिर तो वैसे स्कूल से ले जाएगा जब एटमी पावर खत्म हो जाएगा। मुझे लगता ले जाएगा, तुम्हें क्या लगता PO को ले जाएगा? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, जब तक एटम मुझे लगता ले जाएगा पाकिस्तान के पास है तब तक नहीं ले सकता। चलें जी, खैर ये वक्त साहब काफ़ी लंबी होगी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।